जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुक्मिणी साइंस 1850 के छठे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रुक्मिणी साइंस 1850 क्वेश्चन का पांचवा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही 20 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही इस सीरीज के जो पीछे के 5 क्लासेस हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे मित्र प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी भौतिक राशि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय या उपयोग की दर को दर्शाता है? उष्मा ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विभवांतर। सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है, इन चारों में से कौन सी ऐसी राशि है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय की दर को बताता है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी, किसी भी तरीके से अगर हम लोग कहेंगे ऊर्जा में क्षय की दर, तो वो क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। और किसी परिपथ से प्रवाहित हो रहे विद्युत के चलते जो ऊर्जा का क्षय होगा, उसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे सर, फॉर्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर का। किसके लिए? इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति का। वो क्या लिखेंगे? आप सभी कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बटा टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी बटा टाइम। इसी को चला हम लोग शॉर्ट फॉर्म में E बाई टी लिखते हैं। E किसको बता रहा है? विद्युत ऊर्जा को बता रहा है, और बटा समय कर दिए तो आप क्या कहेंगे सर, ये विद्युत ऊर्जा के क्षय की दर हो गई। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि जब हम लोग विद्युत शक्ति की बात करते हैं तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटा टाइम कहते हैं। अब आप सबों को मालूम है कि किसी भी परिपथ से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगी, तो उससे जो आपका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा वो किस रूप में होगा? आप कहेंगे उष्मा ऊर्जा के रूप में होगा। और अगर हम विद्युत ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा की बात करेंगे तो आप कहेंगे H से रिप्रेजेंट करेंगे, और H इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। और अगर आप इलेक्ट्रिक पावर की बात करोगे तो आप सभी ये कह सकते हो कि गुरुजी आई स्क्वायर आर टी ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, बटा टी, ये टी और टी कैंसिल होगा। और मेरे मित्र इसीलिए तो आप लोग कई बार ये कहते हैं कि गुरुजी इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। जबकि यहाँ पे ये जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, ये क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी विद्युत ऊर्जा है, जिसको हम लोग उष्मीय ऊर्जा के रूप में देखते हैं। और ये जो आपका फॉर्मूला है ये किस नियम के थ्रू आता है? तो आप सभी याद रखेंगे जूल के उष्मीय नियम के थ्रू आता है। किसके नियम के थ्रू आता है? जूल के उष्मीय नियम के थ्रू आता है, या जूल के उष्मीय नियम से आप ये कह सकते हो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब विभवांतर की बात की जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखना कि V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू होता है, यानी कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही हम लोगों के लिए क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। यूनिट इसका हम लोग क्या लेते हैं? आप सभी कहेंगे वोल्ट लेते हैं। ध्यान रखना आप सभी कि विद्युत शक्ति की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे भी जो हमारा यूनिट लिया जाएगा वो क्या होगा? वाट के ही रूप में होगा, यानी कि यहाँ पे भी हम विद्युत शक्ति का यूनिट क्या कहेंगे? आप कहेंगे वाट। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही सरल सा सवाल कि एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग V के साथ गतिमान है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? मेरे मित्र आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई कार है जिसपे F बल कार्य कर रहा है, और जिसके कार्य करने से ये S दूरी, यानी कि दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग से बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब विस्थापन हमारा बल की दिशा में हो रहा है तो यहाँ पे हमारा किया गया कार्य आप कहेंगे W इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना कि जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा तो किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को कि जब जब बल एवं विस्थापन जब बल एवं विस्थापन बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होगा, जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होगा तो W आपका
माइनस एफ ए हो जाएगा, यानी कि किया गया कार्य आप कहेंगे ऋणात्मक होगा। साथ ही ध्यान रखेंगे कि जब बल एवं विस्थापन, बल एवं विस्थापन, विस्थापन एक ही दिशा में होगा, बल एवं विस्थापन क्या होगा चला, एक ही दिशा में होगा, मतलब जिन्हें बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापन भी हो रहा है। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो आप सभी ये याद रखना कि W इक्वल टू क्या होगा, एफ एस, यानी कि बल कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। फिर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। मेरे मित्र क्या होगा इसका आंसर? बात किसकी करी जा रही है सर? बात सोडियम कार्बोनेट की करी जा रही है। इसको हम लोग Na2CO3 कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट के लिए कच्चा सामग्री क्या होता है चला, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सोडियम कार्बोनेट के लिए आपका जो कच्चा सामग्री होता है वो होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बनने की बात करते हैं तो इसके निर्माण के लिए अमोनिया सोडा विधि अपनाया जाता है। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अमोनिया सोडा विधि के थ्रू सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप सभी कहेंगे सर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करते हैं, बेकिंग सोडा प्राप्त करते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या होता है सर, Na2CO3, Na2CO3 CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। जब आपका NaHCO3 को गर्म होता है या जब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब ये किस में टूटता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। अब मेरे मित्र इसी Na2CO3 के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को मिला देते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है सर, वॉशिंग सोडा हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉशिंग सोडा हो जाता है। और ऐसे अगर हम इस सोडियम कार्बोनेट के उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग हम लोग बोरेक्स जैसे कंपाउंड के निर्माण के लिए तो करते ही करते हैं, साथ ही वॉशिंग सोडा के रूप में इसका उपयोग हम लोग घरों में साफ सफाई के लिए भी करते हैं। साथ में मेरे मित्र जो ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है, ये कभी भी नहीं करते। सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये जो है वॉशिंग सोडा का निर्माण करेगा, जबकि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे सर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट के बारे में तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। जबकि चौथा है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी के बातों पर, क्योंकि चीजें जरूरी है और अगर आप अभी से पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नए पैटर्न के हिसाब से आपको चीजों को देखना पड़ेगा। अब क्या कहा जा रहा है कि धोने का सोडा, इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा कहेंगे। अब मेरे मित्र एनसीईआरटी कह रहा है आपसे कि Na2CO3 10H2O धोने का सोडा एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी ये याद रखेंगे कि जो सोडियम कार्बोनेट है या फिर जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इन सभी के लिए कच्चा पदार्थ के रूप में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जा रहा है कि आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि मेरे मित्र आप सभी ने यहाँ पे देखा कि जब हम बेकिंग सोडा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, तो जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हमको मिल रहा है। तो कहा जा रहा है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। और मेरे मित्र ये जो आपका सोडियम धोने का सोडा है ये क्या है, आप सभी याद रखेंगे, एक प्रकार का क्षारीकीय लवण है, यानी कि बेसिक सॉल्ट है। क्या है सर, बेसिक सॉल्ट है, क्षारीकीय लवण है। अब कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से मतलब क्या हुआ कि आपने जस्ट देखा कि जब NaHCO3 को हम गर्म कर रहे हैं तो ये हमारा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बन जा रहा है। अब ये जो Na2CO3 है इसको हम लोग सोडा एस कहते हैं और इस Na2CO3 के साथ, इस Na2CO3 के साथ जब हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स अटैच करते हैं तब ये हमारा Na2CO3 10H2O बन जाता है
और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। मतलब ये हुआ कि सोडियम कार्बोनेट में जो हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स जोड़ रहे हैं, इस वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और ध्यान रखना कि ये आपका जो 10H2O है ये क्या दर्शाता है, तो सर ये Na2CO3 की जो आर्द्रता है उसको दर्शाता है। कह रहा है 10H2O क्या दर्शाता है, क्या यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाएं के लिए भी हमारा क्या है सर, उपयोगी रसायन है। आप न सिर्फ सोडियम कार्बोनेट की चर्चा कर सकते हो बल्कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, NaHCO3 लिखते हैं, ये कई उद्योग में भी काम आते हैं। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहां पे होता है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। इसका उपयोग कहां होता है, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में। साथ ही इसका उपयोग सर, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, तो सर जो धोने के सोडा का उपयोग है, धोने के सोडा का उपयोग है सर, उसका एक डिट्टो आप कह सकते हो कट कॉपी पेस्ट है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। मेरे मित्र ऑप्शन में है अंतःद्रवी जालिका, हरित लबक, सूत्रकनिका, लयनकाय। ध्यान रखना ये सब के सब क्या है, आप सभी कहेंगे कोशिकांग है। हम लोगों के शरीर में जो अंग है उसको हम लोग अंग कहते हैं, लेकिन कोशिका के शरीर में जो अंग है जिसके द्वारा कोशिका के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं वो क्या है सर, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेन नहीं सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांगक है। अब मेरे मित्र आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो अंतःपर्दवी जालिका है जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक नलिका जैसी संरचना है। क्या है, एक नलिका जैसी संरचना है, किसमें, आपके सर कोशिका में यानी कि सेल में। अब साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संवहन में क्या करती है सर, मदद करती है, या आप कह सकते हो कि इसके थ्रू प्रोटीन का संवहन होता है। प्रोटीन के संवहन में क्या करती है, संवहन में मदद करती है। अब मेरे मित्र प्रोटीन के संवहन में ये किसको मदद करेगी, तो आप सभी को याद रखना होगा सर, संपूर्ण कोशिका को यानी कि संपूर्ण सेल को। तो पहला चीज जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। चूंकि एक लंबी नलिका जैसी संरचना है या आप कह सकते हो सीट जैसी संरचना है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो संरचना नलिका जैसी है, इस वजह से इसकी जो लंबाई होगी वो ज्यादा होगी और एक्चुअल में ये प्रोटीन के संवहन में मदद करता है। तो पूरे कोशिका में प्रोटीन का परिवहन इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे अंतःपर्दवी जालिका होगा। अब मेरे मित्र ये याद रखना होगा आप सभी को क्या, कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका RER जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है SER जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखेंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है सर, छोटी छोटी पुट्टिकाएं जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। और मेरे मित्र RER में मौजूद राइबोसोम क्या करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और SER किसका संश्लेषण करता है, तो सर ये लिपिड और वसा का संश्लेषण करता है। किसका, लिपिड एवं वसा का संश्लेषण करता है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपके ऑप्शन में हरित लबक है, आप क्या कहेंगे गुरुजी, इसी को क्लोरोप्लास्ट बोला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट बोला जाएगा। कहां मिलेगा, आप कहेंगे केवल पादप कोशिका में। कहां मिलेगा, केवल पादप कोशिका में। और मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी में क्या मौजूद होता है, आप सभी कहेंगे क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब ये है आपका सूत्रकनिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, और इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और आप सभी ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक अद्भुत अंगक बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है,
आप सभी ध्यान में रखेंगे अद्भुत अंगक यूनिक ऑर्गेनल्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और ठीक इसी तरीके से जब हम लोग प्लास्टिड की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा? प्लास्टिड की, यानी कि लवक की चर्चा करते हैं, तो मेरे मित्र ओरिजिनल में जो हम कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड का एक प्रकार है। प्लास्टिड आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा क्या होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा क्या होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो मेरा मित्र प्लास्टिड का ही एक हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होते हैं सर? क्लोरोफिल पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में ये देखा जाता है। आप सभी ध्यान में रखना कि इस प्लास्टिड में भी क्या होता है सर? अपना डीएनए। इस प्लास्टिड में भी क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे अपना डीएनए एवं राइबोसोम। अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है, ये याद रखना। साथ में मेरे मित्र माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि सर डीएनए एवं राइबोसोम, डीएनए एवं राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए लाता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि संपूर्ण शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका कहां छोड़ा जाएगा? कहां पे? आप सभी याद रखेंगे एलोवेली, यानी कि कुपिका के थ्रू, कुपिका में। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रसिका इसोफिगस सर भोजन को अंदर लेने की नली है। अमाशय आप सभी याद रखेंगे, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है। और आंत की बात करेंगे तो सर आपके शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत है। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, जबकि बड़ी आंत में क्या होता है? तो जो अनपचे भोजन होते हैं उसका स्टोर होता है और टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। अब मेरे मित्र बात करी जा रही है किसकी? बात करी जा रही है नेत्र दोष की। आप सबों को मालूम है कि आंख का काम होता है चीजों को स्पष्ट रूप से देखना। अब सवाल यह है कि अगर किसी कारण से हमारे ये जो आंख की प्रवृत्ति है चीजों को स्पष्ट रूप से देखना वो गड़बड़ा जाए, तो इसको हम लोग नेत्र विकार या नेत्र दोष के रूप में देखते हैं। और मेरे मित्र ऐसे तो नेत्र दोष की जब हम प्रकार की बात करते हैं तो आप सबों को रटा हुआ है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूरदर्शिता, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट, बहुत सारे आप कह सकते हो अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन जिससे आपके एग्जाम में लगातार सवाल पूछे जाते हैं उसमें ये आपका दो बहुत ही कॉमन है। एक तो आपका निकट दृष्टि दोष, एक आपका क्या है? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा आपका क्या होता है? तो सर दूसरा होता है आपका दूर दृष्टि दोष। दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। अब ध्यान देना कि ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का मीनिंग जो होता है वो उल्टा होता है। आपको निकट दृष्टि दोष से ऐसा लग रहा होगा कि निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे, नहीं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को वो नहीं देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग किससे उपचारित करते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस की सहायता से उपचारित करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। दूर दृष्टि में जस्ट इसका उल्टा होता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है। और इसको हम लोग किससे उपचारित करते हैं? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग उत्तल लेंस से उपचारित करते हैं। अब मेरे मित्र एक तीसरा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जरा दूरदर्शिता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है? तो व्यक्ति ना तो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और ना ही सर दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। और आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो आपका जरा दूरदर्शिता है इसको किससे ठीक किया जाता है? तो आप कहेंगे बाइफोकल लेंस से ठीक किया जाता है। किससे? बाइफोकल लेंस से ठीक किया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। बहरहाल जो सवाल पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख रहा है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि व्यक्ति का जो नेत्र दोष है वो क्या है? आप कहेंगे दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को किससे उपचारित किया जाएगा? आप कहेंगे सर उत्तल लेंस से। तो पहला ऑप्शन है एक समतल दर्पण, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। उचित क्षमता के अवतल लेंस, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। उचित क्षमता के उत्तल लेंस, बिल्कुल। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। कई बार मैंने आपको बताया है कि चला जब हम फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करेंगे तो ये आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। आप सभी कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऐसे सवाल को तो बस चुटकी में सॉल्व कर दिया जाएगा। हाइड्रा में क्या होता है सर, जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो मुकुलन के थ्रू होती है। बाद बाकी तिलचट्टा, मेढक, केचुआ की बात करेंगे, आप कहेंगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। मेरे मित्र याद रखना कि जब भी हम रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हैं, तो रिप्रोडक्शन आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मेरे मित्र अमीबा, प्लाज्मोडियम, आपका लिस्मानिया, हाइड्रा, ईस्ट, आपका ये सभी जितने भी अदर टाइप के आप कह सकते हो प्लांट या जीव हैं जो एक कोशिकीय हैं खास करके, उनमें आपको जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया देखने को मिलती है वो किस विधि से सर, असेक्सुअल विधि से, अलैंगिक विधि से। हाइड्रा में आप सभी ने पीछे के सेशन में देखा है कि मुकुलन और रीजेनरेशन यानी कि पुनर्जनन प्रक्रिया के थ्रू क्या होती है, जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। पहला ऑप्शन है केवल वाहिका, दूसरा है वाहिका और जाइलम रेशे, तीसरा है वाहिनिकाएं और जाइलम रेशे और चौथा है वाहिका और वाहिनिकाएं। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जाइलम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में। आप सभी कहेंगे गुरुजी जल के संवहन के लिए। किसके लिए? जल के संवहन के लिए। अब ध्यान देना आप सभी कि ये जो जल के संवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम, जल के संवहन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम, इस जाइलम के अपने क्या होते हैं सर, कुछ मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है वाहिका, फिर क्या होता है सर वाहिनिका, वाहिनिका, इसके बाद क्या होता है तो आप सभी ध्यान में रखना, इसके बाद होता है आपका जाइलम रेशा जिसको हम लोग जाइलम फाइबर बोलते हैं, और फिर क्या होता है तो आप सभी याद रखेंगे कि सर जाइलम पेरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक, मृदुतक जिसको हम लोग जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं। अब मेरे मित्र याद रखेंगे ये वाहिका और वाहिनिकाएं दोनों मिलकर के क्या करती है तो वाटर के संवहन के लिए, जल संवहन के लिए चैनल का निर्माण करती है। जबकि मेरे मित्र ये जो जाइलम मृदुतक है, जाइलम पेरेन्काइमा है, ये क्या करता है तो भोजन संग्रहण का कार्य करता है। क्या करता है? भोजन संग्रहण का कार्य करता है। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं, आप क्या कहेंगे वाहिका और वाहिनिकाएं क्या करते हैं सर, परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के परनोद, दाब और क्षेत्रफल ए के बीच क्या संबंध है। आप सबों को मालूम है कि जब भी हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये थ्रस्ट बटा एरिया होता है, और अगर हम थ्रस्ट की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी P इंटू ए हो जाएगा। और थ्रस्ट क्या है तो किसी सतह के लंबवत लगा हुआ बल। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर आप कहेंगे सर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि थ्रस्ट इक्वल टू क्या होगा प्रेशर इंटू एरिया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। मेरे मित्र ध्यान देना, ये आपका कोई अवतल दर्पण है और ये इसका क्या है मुख्य अक्ष है, तो ये दर्पण का क्या हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा, ये दर्पण का फोकस, और ये क्या होगा दर्पण का वक्रता केंद्र। तो मेरे मित्र जो दर्पण का वक्रता केंद्र है वो अवतल दर्पण के सामने है, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस है वो अवतल दर्पण के सामने है। ध्रुव क्या है आप कहेंगे सर दर्पण के मध्य में है। तो सवाल है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी दर्पण के सामने स्थित होता है। अब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ध्यान में रखना कि उत्तल दर्पण में पोल ये होगा, फोकस ये होगा और वक्रता केंद्र ये होगा। तो उत्तल दर्पण के केस में जो वक्रता केंद्र होगी वो क्या होगी आप सभी कहेंगे सर दर्पण के पीछे होगी। क्या होगी? दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश।
क्या कहेंगे कि गुरुजी ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है, जो कि किसके द्वारा दिया गया, आप सभी कहेंगे लावोजियर के द्वारा दिया गया। और लावोजियर को क्या बोला जाता है, आधुनिक रसायन का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधुनिक रसायन का जनक बोला जाता है। सर जी चार्ल्स का नियम क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चार्ल्स का नियम कहता है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, प्रेशर नियत हो तो किसी गैस का संपूर्ण आयतन परम ताप के समानुपाती होगी, यानी कि V1 बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2 होगा। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि उष्मागतिकी का क्या नियम है, तो उष्मागतिकी का दो नियम है, ठीक है, जिसको हम लोग उष्मागतिकी का प्रथम नियम और साथ ही साथ द्वितीय नियम के रूप में देखते हैं। प्रथम नियम और द्वितीय नियम के रूप में देखते हैं। मेरे मित्र उष्मागतिकी के प्रथम नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। और जो द्वितीय नियम है इसको हम लोग द लॉ ऑफ इंट्रोपी कहते हैं, द लॉ ऑफ इंट्रोपी कहते हैं। तो इंट्रोपी का नियम आप सभी कहेंगे गुरुजी, इंट्रोपी का नियम जो है वो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स एक्शन तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या हुआ कि अभी आप सभी बैठ करके पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई सांप आ जाए, आप सभी क्या होंगे, उछल पड़ेंगे। इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि पूरी शरीर की जो तंत्रिका जो ब्रेन में जाती है वो एक बंडल में कहां पे मिलती है, सर मेरुरज्जु में मिलती है। और मेरे मित्र जो मेरुरज्जु है वहीं से क्या होता है, आपका प्रतिवर्ती चाप जो है वो निर्मित होता है। क्यों, क्योंकि पूरी शरीर की तंत्रिका जो है वो सिग्नल लेकर के मेरुरज्जु होते हुए ही ब्रेन तक पहुंचेगी। तो ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही किसी विषम परिस्थिति में जो मेरुरज्जु होता है वो क्या करता है, सर रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आपकी जो सर संवेदी अंग है उसको ऑर्डर दे देता है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं, आप सभी याद रखेंगे मेरुरज्जु में बनते हैं, स्पाइनल कोर्ड में बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में, प्रति सेकंड 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो पिंड एक समान गति में होगा। अगर पर सेकंड एक समान दूरी नहीं तय की जाती तो पिंड क्या होता, असमान गति में होता। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है तो उसकी गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। और मेरे मित्र याद रखेंगे कि वृत्तीय गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण होती है। वृत्तीय गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण होती है, गति का उदाहरण होती है या एग्जाम्पल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है। मेरे भाई ये क्वेश्चन आप सबों के लिए होमवर्क है, सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, चालक की गति की दिशा। क्या कहोगे आप सभी कि गुरुजी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात की जा रही है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे कौन कार्य करता है, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक मोटर कार्य करता है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगली जो आपका अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमा है, इसको कुछ इस तरीके से रखें कि तीनों एक दूसरे के समान कोनिक हो, तो जो अंगूठा है वो किसको बताएगा, आप सभी याद रखना बल की दिशा को बताएगा। जो तर्जनी है ये किसको बताएगा, आप सभी याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और जो मध्यमा है, बीच वाली उंगली को चिला मध्यमा कहते हैं। इधर से भी 2 उंगली, इधर से भी 2 उंगली, तो ये तो बिचला उंगली होगा ना, तो बीच वाले उंगली को मध्यमा कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तो FBI क्या कहेंगे, FBI। सवाल है कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाता है, आप कहेंगे विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। बल की दिशा आप कहेंगे अंगूठा दर्शाता है, बल की दिशा अंगूठा दर्शाता है। और चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो आप सभी कहेंगे गुरुजी तर्जनी दिखाता है। अब मेरे मित्र फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करेंगे तो याद रखेंगे MBI, इधर FBI और इधर MBI। ये क्या है, तो सर चालक की गति को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। और ये आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। याद रखेंगे कि फ्लेमिंग बामहस्त नियम से
फ्लेमिंग बामहस्त नियम से हमें बल की दिशा की पता चलता है, जो कि किससे पता चलता है? अंगूठा से पता चलता है। आपको ये याद रखना होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर कौन कार्य करता है? आप कहेंगे मोटर। और क्या प्राप्त होता है? आप सभी कहेंगे इससे बल की दिशा प्राप्त होती है, बल की दिशा। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करेंगे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जो जनरेटर है वो इस सिद्धांत पर कार्य करेंगे, और जनरेटर से धारा उत्पन्न होती है, तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा बताई जाएगी? चिल्ला आप सभी कहेंगे गुरुजी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के थ्रू बताई जाएगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां पाई जाती है? सबलित पत्तियां का मतलब क्या हुआ कि वैसे पत्ती जिसको आयोडीन सॉल्यूशन में डुबोया जाए तो वो क्या हो जाए सर? ब्लू कलर में परिवर्तित हो जाए। बेसिकली मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि सबलित पत्ती आपका कुछ इस तरीके का होता है। सबलित पत्ती जो है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और आप सभी ने इसको जरूर देखा होगा। ये क्या है सर? कोरोटन का पत्ती है, यानी कि आप कह सकते हो कोरोटन लीफ है। और इस कोरोटन लीफ को जब आप आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हो तो ये कैसा हो जाता है सर? ब्लू जैसा हो जाता है, नीला जैसा हो जाता है। यही नहीं मेरे मित्र आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि सबलित पत्ती न सिर्फ आपको क्रोटन के पौधे में देखने को मिलती है, बल्कि मेरे मित्र जो मनी प्लांट होते हैं इसकी भी जो लीफ होती है वो क्या होती है सर? सबलित होती है। तो जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां पाई जाती है? आप कहेंगे क्रोटन में सबलित पत्तियां पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, 3 वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, 4 वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना। क्या मतलब हुआ गुरुजी? तो मेरे मित्र इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले एनसीईआरटी की इस बात को देखना होगा। कहा जा रहा है कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो एक बात तो आप ये याद रखेंगे कि अगर गैस को द्रव में बदलना है तो दाब बढ़ाएंगे और ताप को घटाएंगे। अब आगे क्या रहा है समझिएगा कि क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? आप कहेंगे बिल्कुल सुने हैं, इसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। अब क्यों कहते हैं आज जान लीजिए। एनसीईआरटी कह रही है कि जो ठोस CO2 है इसे उच्च दाब पर स्टोर किया जाता है, यानी कि उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं। मतलब जब वायुमंडलीय दाब आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है तो जो ठोस CO2 है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? सामान्य दाब। तो जो आपका ठोस CO2 है इसको अगर हमें स्टोर करना होगा तो क्या करना होगा? उच्च दाब पर स्टोर करना होगा, हायर प्रेशर पे करना होगा। अगर हम नॉर्मल प्रेशर पे रखेंगे तो आप कहेंगे नॉर्मल प्रेशर तो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और यहां पे ये क्या होगा सर? बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर हम इसको कहां ढूंढते रहेंगे? तो मेरे मित्र इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो सवाल करा जा रहा है कि ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आप कहेंगे सर ठोस CO2 के दाब को एक वायुमंडलीय तक कम करने पर यह क्या होता है सर? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरे मित्र याद रखना कि जो एनसीईआरटी की चीजें हैं पैटर्न इस तरह से बदला है कि आपका अब लाइन से सवाल उठा लिया जा रहा है। किसी शिफ्ट में यह भी सवाल था कि ठोस CO2 को निम्न में से किस पर संग्रहित किया जाता है। तो अब आप जब तक एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिस्कशन को नहीं समझे होंगे तो ये चीजें पल्ले नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मैं मेरे मित्र आप सबों को बार बार कहता हूं कि आप में से कोई भी छात्र अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं, आपका साइंस फाउंडेशन कहीं से भी पढ़ा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कशन करें, तो मेरे मित्र आप सभी के लिए ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच
काफी हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं गुरुजी हम आपसे पूरा साइंस ए टू जेड कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सबों के लिए मिशन 2025 बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम आपको दोनों ही चीज अवेलेबल करा रहे हैं, साइंस फाउंडेशन भी, साथ में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन भी, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम ही कराएंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी हम ही कराएंगे, न्यूमेरिकल भी हम ही कराएंगे, मतलब ए टू जेड सॉल्यूशन आपका इसमें हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल जो आपका अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 19, पूछा जा रहा है कि स्पेचुला में नेप्थलीन को जलाने से डैश प्राप्त होता है। जो मेरे मित्र आप नेप्थलीन बॉल को जलाओगे तो आपको कैसा ज्वाला मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग नेप्थलीन बॉल को जलाएंगे तो हमें पीली ज्वाला मिलेगी, और इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि कोई भी गैसियस फ्यूल अगर ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जलती है तो उससे नीली ज्वाला मिलेगी, और कोई भी आपका फ्यूल ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जल रही है तो आपको पीली ज्वाला मिलेगी। और मेरे मित्र आपके इस सेट में टोटल 19 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि अब ऐसा सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।